अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ तो हिंदी हम किस एज में बोलना सीख चुके थे? 3 साल की एज में, 4 साल की, 2 साल की। पानी चाहिए, पानी दे दो, खाना खाना है, भूख लगी है, ये सब हमने कब सीख लिया था? जब हम 3 साल के थे, 2 साल के थे। जब भी बच्चा बोलना शुरू करता है, सीख जाता है। कैसे? वो सुनता है। करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे अब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे सारी की सारी ग्रामर आती है या ईच एंड एवरी प्लेस पे मैंने ग्रामर सही बोली है। जैसे छोटा सा हिंदी का एग्जांपल दूं, जैसे अगर मुझे किसी का फोन आया, बिहार के लोग अगर बात करते हैं, मैं रीचा बोल रही थी, ऐसे बोलेंगे। मैं रीचा बोल रही थी, ऐसे मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई और पर्सन ऐसे बोलेगा थी। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं ऋचा मेहता, जो कि एक कोच है जो कि इंग्लिश सिखाती हैं पेरेंट्स को और टीचर्स को कि कैसे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश सिखाई जाए, और उसमें काफ़ी अच्छा कर रही हैं और काफ़ी अच्छी इनकम भी कर रही हैं। तो इस वीडियो से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। ऋचा हमको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी कि कैसे इंग्लिश सीख के आप महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं। बाकी हम ऋचा की जर्नी भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे सब कुछ कर रहे हैं। ऋचा जोश टॉक पे भी फीचर्ड है, जोश टॉक पे भी आप इनके वीडियो देख सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो बस यही गुजारिश है, वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइस सीधे चलते हैं ऋचा के पास और जानते हैं ऋचा के बारे में कि ऋचा ने कैसे स्टार्ट किया, कैसे उनकी जर्नी रही और कैसे ये अभी कर रही हैं। तो ऋचा, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, आप उनके लिए अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करती हैं, आप अभी लाइक कैसे आपने स्टार्ट किया फ्रॉम, पूरा एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए। Okay. Hello everyone. I am Richa Mehta, primary education specialist, having more than 17 years of experience in primary education. And I am working for excellence in studies. Primary level के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में और उनको खुद को पढ़ने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, और टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को सबसे पहले बिना मारे पीटे पढ़ाया जा सके, बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाया जा सके, उनको समझ के पढ़ाया जा सके और उसके साथ में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके पढ़ाया जा सके। और साथ साथ में जब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स एंड टीचर्स को, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज इंडिया में हो रही है, तो वो सिस्टम में सारे लोग अभी सेट नहीं है, वो नहीं समझते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश कैसे पढ़ानी चाहिए, वो पढ़ाने के लिए, वो समझाने के लिए मैं पेरेंट्स एंड टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लग रहा है ऋचा आपसे बात करके, काफी एनर्जेटिक आप, काफी हम रात में शूट कर रहे हैं 9:30-10 बजे करीब, और यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, बट स्टिल हम मैनेज कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो लैग ना हो, काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिले। तो ऋचा, कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? मतलब जब आप आप अपना कॉलेज पास आउट आपने किया होगा या फिर जो भी आपने स्टडीज की होगी, उसके बाद कैसे आपको ये लगा कि मुझे इंग्लिश में ही एंटर करना है? तो आप कुछ स्टोरी बता रही थी मुझे आप वीडियो से पहले, तो आप वो थोड़ा सा बताइए। ओके, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में इंग्लिश मीडियम कुछ 20-25 साल से ज़्यादा ट्रेंड में है। उसके पहले इंग्लिश मीडियम हुआ करता था, बट बहुत ज़्यादा स्कूल्स नहीं होती थी, और ऐसा माना जाता था कि जो अच्छे घर के लोग हैं उन्हीं के बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो मेरी कहानी भी ऐसी रही। 10th तक की स्टडीज़ मैंने हिंदी मीडियम से की, बट इंग्लिश लर्निंग की एक बर्निंग डिज़ायर थी अंदर से कि नहीं, सीखना है, इंग्लिश सीखना है, क्योंकि दूसरों को देखकर ना बहुत खराब लगता था कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, सेंटेंसेस सही नहीं है। तो इंग्लिश सीखना था, तो मैंने खुद से ही 12th स्टैंडर्ड में अपने आप ही इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया, और अपना ग्रेजुएशन भी मैंने इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट किया। एंड उस समय ना यूट्यूब भी नहीं था, न गूगल था, न कोई अच्छे टीचर्स मिल पाते थे नजदीक में कि जो सिखा सके। तो खुद से ही डिक्शनरी से, बुक वगैरह से, इस तरह से हमने इंग्लिश सीखी, और इस तरह से सीख करके फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने क्या देखा कि क्योंकि इंग्लिश का बेस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, तो देखती थी लोगों को क्या रट करके जाते हैं एग्जाम में, पास हो जाते हैं। तो मैंने भी रट लिया और मैं भी गई एग्जाम देने के लिए, और हुआ है कि वहीं पर मैं अपना पेपर में जो लिखना था वो क्वेश्चन आधा याद था, आधा भूल गई, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो क्या 5-6 पेजेस के लिखने होते हैं पेपर, और वो रट करके जाना, इट वॉज नॉट अ गुड डील, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वही किया था।
उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये दिस इज नॉट द वे, बट फिर भी अपना, क्योंकि ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, आगे निकल गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कहीं जॉब करनी है, तो जॉब के लिए मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई किया, प्री प्राइमरी की स्कूल थी। वहां मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा कि मैंने तो इंग्लिश से पढ़ाई की, तो मुझे अच्छी तरह से इंग्लिश आ रही है, लेकिन प्री प्राइमरी में ही मैंने सिर्फ फील कर लिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती अच्छी तरह से। बिकॉज क्या हो गया था कि वहां पर प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम, या वर्ड को लिखा हुआ वर्ड कभी सुना नहीं था, क्योंकि बुक से ही पढ़ाई की थी। तो जो भी हम हिंदी को जैसे पढ़ते हैं, वैसे ही मैंने इंग्लिश को भी पढ़ने का ट्राई किया था। तो अब जैसे क्वेश्चन है, कॉशन है, टी का क्या साउंड है, पता नहीं चलता था एग्जैक्टली। तो वहां पर जब मैंने बोला, तो जो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स थे दूसरे, उन लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा कि ऐसे नहीं बोला जाता, हंसने लगे कि ये क्या बोल रही है। सो आई फेल्ट वेरी बैड। एंड वहां मैं बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 1200 थी, क्योंकि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्हें ये पता चल गया था कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। सो दे ऑफर्ड मी 1200 फॉर फर्स्ट टाइम। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो भी मिल रहा है, अभी फर्स्ट है तो फर्स्ट जॉब है, तो जस्ट लेट मी स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने बार्गेनिंग भी की कि 1500 दे दो कम से कम, बट दे टोल्ड नो, पहले आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है। एंड देन आई हैव स्टार्टेड। बट यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगी, जो भी सुन रहे हैं, कि जो प्रॉब्लम मुझे आई फर्स्ट जॉब में, वो सबको आती होगी, क्योंकि जब फ्रेशर्स होते हैं तो लोगों को आती ही है प्रॉब्लम। एंड आई थिंक आप भी अग्री करते होंगे, आपको भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा काफी। नहीं सो नहीं, बिल्कुल। तो मुझे प्रॉब्लम आई, तो मुझे जब पता चला कि मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया कि अपनी सैलरी से मैंने इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन की। मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैंने वो जॉब कुछ 6 मंथ की थी, और उस जॉब में मुझे जितनी भी सैलरी मिली, मैंने इंग्लिश क्लास में एडमिशन लिया और इंस्टॉलमेंट पर बात कर ली थी कि सर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इंस्टॉलमेंट पर आपको पेमेंट कर सकूं। तो उन्होंने अलाउ किया, और मुझे जो सैलरी मिलती थी मैं अपनी इंग्लिश क्लास में ही दे देती थी। मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, मैं अपने लिए ड्रेस खरीद सकती थी, मैं अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें भी खरीद सकती थी, बट मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसमें? एजुकेशन में। जो कि मैं ग्रेजुएट थी, मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी, बट जो मेरी कमी थी ना, उसको मुझे ठीक करना था। इस कारण से मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एंड देन आई मूव्ड अहेड। नेक्स्ट जॉब जब मुझे मिली तो वो 4000 की थी, तो जस्ट डबल से भी ज्यादा था, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो चुकी थी। इस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में मैंने काम किया, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में काम किया, और जो चीजें मुझे नहीं आती थी, या इंग्लिश में भी मुझे अगर प्रॉब्लम होती थी, मैं धीरे धीरे सीखती गई। ऐसा नहीं था कि मैं किसी भी चीज से घबरा गई या डर गई, मैं सीखती गई और मैं अप्लाई करती गई लाइफ में। और मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब मैं जब इंग्लिश मीडियम में जॉब के लिए जाने लग गई, एट दैट टाइम क्या होता था कि बहुत कम सैलरी ऑफर करते थे लोग। क्यों? क्योंकि मैं बीएड नहीं थी, मैंने बीएड नहीं किया हुआ था। तो हर जगह मुझे यही प्रॉब्लम आती थी कि आपने बीएड नहीं किया है, बीएड नहीं किया है। तो मुझे लग रहा था कि बीएड में होता क्या है, अब इंग्लिश भी आ रही है, ग्रेजुएट भी हूँ, अब ये बीएड कहाँ से आ गया बीच में? देन मैंने सोचा कि बीएड करते हैं, लेकिन अब था कि जॉब करो या बीएड करो, क्योंकि बीएड में ऐसा था कि रूल कुछ रेगुलर से करना होता है, तभी आपकी कुछ वैल्यू होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, या तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो अर्निंग बंद हो जाएगी। बट मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, साइड से ट्यूशंस वगैरह करूंगी, लेकिन बीएड कर लेती हूँ, जिससे आगे लाइफ मेरी अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर हो सकता है कि मेरी जगह पर और भी कोई होता ना, तो रुक जाता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय, बीएड करने के लिए पैसे नहीं थे। और बीएड के लिए जो पैसे निकालने थे मुझे, मेरे हस्बैंड की भी उतनी ज्यादा सैलरी नहीं थी कि वो मुझे इतने पैसे दे सकते थे। व्हाट आई डिड, मैंने अपने सारे गहने लिए, जितने भी ज्वेलरीज मुझे मिली थी, और वो सारी ज्वेलरी मैंने गिरवी रखी। मुथूट की यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मुथूट में से मुझे हमेशा हेल्प मिली कि आप यहाँ पर से फाइनेंस कर सकते हैं अपनी चीजों के लिए, तो मैंने वहां से हेल्प लिया। एंड 1 साल मैंने अपने गहने रख करके, जो भी मेरे स्टडीज में, या फिर मैं अगर घर पे नहीं खर्च दे पा रही हूँ, या फिर नहीं सपोर्ट कर पा रही हूँ, तो उसके लिए, या फिर बच्चे को मुझे डे केयर सेंटर में रखना पड़ रहा था और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए लोग की जरूरत होती थी, तो इन सब के फाइनेंस के लिए मुझे गिरवी रखने पड़े थे गहने, उसके इंटरेस्ट भी दे रही थी मैं, और उसके बेसिस पे मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया। और
बीएड भी करने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि मुझे ये देखना था कि इंग्लिश में और क्या है। एक्चुअली क्या था ना कि इंग्लिश जितनी सीखी थी मुझे लगता था सफिशिएंट नहीं है। तो बीएड में क्या होता है ना कि इंग्लिश कैसे सिखाया जाए वो सिखाते हैं, कोई भी चीज कैसे सिखाई जाए वो सिखाते हैं। तो मैंने जब बीएड ज्वाइन किया ना, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि इसमें क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश सिखा देंगे हमें, इकोनॉमिक्स लिया था मैं तो इकोनॉमिक्स सिखा देंगे। तो सर ने बोला कि नहीं, यहाँ आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास में जाकर पढ़ाया कैसे जाता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, आप एक अच्छे टीचर कैसे बन सको वो चीज आपके अंदर डेवलप होगी। यहाँ पर इंग्लिश कैसे पढ़ानी है उनके माइंड में पहुंच करके, उनके लेवल पर पहुंच करके वो समझोगे। उस समय मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला भाई बीएड करने से अच्छी जॉब मिलेगी, कर लो बस यही सोच के मैंने एडमिशन ले लिया बीएड में। एंड आई वाज डूइंग बीएड करते करते मुझे काफी सारी चीजें पता चली, इंग्लिश कैसे पढ़ाना है, कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कहाँ टीचर्स को प्रॉब्लम आती है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, और इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाए ताकि किसी के भी माइंड में इजीली वो चीजें बैठ सके। क्योंकि इंग्लिश क्या है ना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। जैसे अब मैं आपको बोलूंगी कि साइंस के बारे में अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो साइंस से जैसे प्लांट है तो प्लांट में बता सकती हूँ कि दिस इज कॉल्ड प्लांट, बट लैंग्वेज क्या है ना एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, वो हमें दिखती नहीं है। इस कारण से उसे सुनकर, उसके साउंड को सुनकर उसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। तो उसको पढ़ाने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो मैंने वहां सीखा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी कि मुझे ना स्पेलिंग लर्न नहीं होती थी। मुझे क्या लगता था कि स्पेलिंग लर्न करने के लिए उसे लिखना पड़ेगा, उसे बार बार लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी इंग्लिश की स्पेलिंग लर्न होती है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे बीएड करने के टाइम में ना हम लोगों को स्कूल्स में जाकर के रिसर्च भी करने होते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। तो सर ने बोला कि आप टॉपिक चूज कर लो कि आपको कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है। तो मैंने क्या किया कि चूज किया यही टॉपिक, इंग्लिश में बच्चों को स्पेलिंग लर्न करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है वो देखना था। क्योंकि ऐसा मौका फिर कब मिलने वाला था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों से हम इस टाइप का रिसर्च करें। तो मैंने वो रिसर्च का टॉपिक लिया और मैंने रिसर्च किया, एंड आई हैव सीन 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंग्लिश के स्पेलिंग लर्न करने में सेम डिफिकल्टी आती थी जो हिंदी मीडियम के बच्चों को आती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं आती थी वो प्रॉब्लम। मैंने उसके ऊपर 67 पेजेस का रिसर्च तैयार किया कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि बोलते हैं कि आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपके मन में किसी चीज को सीखने की डिजायर है और कुछ चाहते हो, तो उसका रास्ता आपको बहुत इजीली भगवान दे देते हैं। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने बीएड कंप्लीट किया, तो फिर भी अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे वो जो ये स्पेलिंग लर्निंग का था ना वो रास्ता वहां नहीं ही मिला, क्योंकि वो चीज उसमें नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने बीएड कंप्लीट किया, मेरी सैलरी जो है लाइक 5-10 गुना बढ़ गई। ओके, मैं जस्ट मेरी जो 4,000 की सैलरी स्टार्टिंग में थी, अब मेरी सैलरी 22,000 हो चुकी थी बीएड करने के बाद। तो ये जंप आया पहले बीएड करने के बाद। उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर जैसे क्योंकि अभी तक जो स्कूल्स में पढ़ा रही थी वो रेगुलर लोकल टाइप के स्कूल्स थे। अब जो स्कूल थी वो इंटरनेशनल लेवल की स्कूल थी। वहां का जो करिकुलम था वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो ब्रिटेन में, जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जिस टाइप का करिकुलम चलता है उस टाइप का करिकुलम था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई जॉब भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, उसके साथ साथ में सीखने भी मिल रहा है जो इतने हाई लेवल की चीज है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सीनियर जूनियर में पढ़ा चुकी थी, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड का टर्न था। और अगर मैं आपको बोलूं कि भले ही बचपन में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन पहले मैंने नर्सरी पढ़ाया, फिर मैंने जूनियर पढ़ाया, फिर सीनियर पढ़ाया, फिर फर्स्ट पढ़ाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अगर मैं बोलूं कि 17 ईयर्स में मैंने अपना पूरा इंग्लिश मीडियम कंप्लीट कर लिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और ये कोई भी कर सकता है। लाइक 10 साल बिल्कुल 17 ईयर्स कम नहीं होते, 17 ईयर्स काफी ज्यादा होते किसी एक इंडस्ट्री को देने के लिए, किसी एक सेक्टर को देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि 17 साल से आप ये कर रहे हैं और काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो बाकी अभी ऋचा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत लोगों की इंडिया में प्रॉब्लम है, इवन मेरी भी कभी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता था या फिर मेरे को प्रॉब्लम आती थी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जिन लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? ओके, तो एक तो जैसे बोलने की बात होती है, जो इंग्लिश बोलना होता है वो डिफरेंट है। और जो मैं बात करती हूँ, जैसे अगर मैं एजुकेशनल इंग्लिश की बात करती हूँ तो वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करती हूँ। अगर किसी भी पर्सन को
इंग्लिश लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो वो बोलना सीख सकता है। उसका रीजन क्या है, अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो हिंदी हम किस एज में बोलना सीख चुके थे? 3 साल की एज में, 4 साल की, 2 साल की। पानी चाहिए, पानी दे दो, खाना खाना है, भूख लगी है, ये सब हमने कब सीख लिया था? जब हम 3 साल के थे, 2 साल के थे। जब भी बच्चा बोलना शुरू करता है, सीख जाता है। कैसे? वो सुनता है, वो सुनता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उसको बोलना सिखाया जाता है कि ऐसे बोलो बेटा। कैसे बोलना है? पानी दे दो। फिर भी वो गलत बोलेगा, पानी दे, तो उसको बोलते हैं हम कि नहीं, ऐसे बोलो, पानी दे दो। जो भी हमें सही तरीके से सिखाना होता है। तो वो वो क्या है? वो ओरल कम्युनिकेशन है। ठीक है? तो अगर आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है इंग्लिश, तो आप बोलना तो सीख सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं तो मेरे घर के पास से एक सब्जी वाली है, वो इंग्लिश में सब्जी बेचती है। उसको हिंदी भी नहीं आती है, और मैं गुजरात में रहती हूँ, उसको गुजराती भी लिखना पढ़ना नहीं आता है। बट वो, मैं जाऊंगी तो बोलेगी, दीदी ये कैप्सिकम ले लो, टेक दिस कैप्सिकम, ऐसे बोलेगी। तो मैंने बोला, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? तो बोले, वो सब आते हैं ना, बोलते हैं, तो मैंने सीख ली। और यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने उससे पूछा कि तुमने इंग्लिश में बोलना क्यों स्टार्ट किया है? तो वो बोल रही है, दीदी इंग्लिश में ना सब्जी ज्यादा बिकती है, इसलिए मैंने इंग्लिश सीखी। क्या बात है, मतलब इंग्लिश में सब्जी बिकती है, तो वो एरिया वैसा होगा वहां पे जहाँ पे इंग्लिश में ज्यादा लोग हाँ, बात करते या हो। एजुकेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग लोग हैं, अच्छे हैं। तो बोलते, दीदी यहाँ पर सब आते हैं, हम तो भिंडी बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आता है, सो लेडी फिंगर बोलते हैं ना, तो जल्दी ले लेते हैं। तो मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है। और वो बच्चों को लेके आते हैं, साथ में सिखाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, साथ में सिखाते हैं कि ये लेडी फिंगर है, ये कैप्सिकम है। तो हम हमें भी आ गया और हम भी वही बोलते हैं। तो मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब क्या है कि अगर आपको रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आती है, तो स्पीकिंग आप सिर्फ सुनकर भी डेवलप कर सकते हैं। करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उसके लिए आपको ना ग्रामर की भी जरूरत नहीं होती है बेसिकली। क्योंकि जब हम, जैसे अब मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे सारी की सारी ग्रामर आती है, या ईच एंड एवरी प्लेस पे मैंने ग्रामर सही बोली है। अब जैसे अगर हम देखें, बिहार की भाषा सुन रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली दिल्ली की भाषा सुन रहे हैं, या मुंबई की, हर जगह की हिंदी अलग अलग है। हर लोग अलग अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं और बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। ठीक है? तो जैसे छोटा सा हिंदी का एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर मुझे किसी का फोन आया, बिहार के लोग अगर बात करते हैं, मैं रीचा बोल रही थी, ऐसे बोलेंगे, मैं रीचा बोल रही थी। ऐसे मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई और पर्सन ऐसे बोलेगा थी। तो मैं तो अभी प्रेजेंट टेंस में हूँ, तो मैं है बोलूंगी, वो पास्ट टेंस में बोलते थी। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट हिंदी, बट हम सामने वाला समझ भी रहा है, एंड दे नो दैट कि ये जो है ये तरीका है यहाँ बोलने का, या इस तरह से बोला जाता है। तो बात ये है कि जो भी आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, एक जो पर्टिकुलर सेंटेंस बनाना होता है, तो डोंट बी अफ्रेड कि आप गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले आप बोलिए, जस्ट स्पीक, बोलने लगिए। जो भी आप सुन रहे हैं उसको रिपीट कीजिए, मन में दोहराइए, बार बार मन में दोहराना है। और जब मौका मिले तो बोलना है। लोग स्टार्टिंग में आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपकी इंसल्ट भी होगी, लेकिन अगर उससे पास नहीं होंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि क्लासेस अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं तो कितने दिन के लिए करेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वहां आपको करेक्ट कर दिया गया, सिखा दिया गया। आगे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यू विल डू मिस्टेक, यू नहीं, विल लर्न। बिल्कुल। काफी अच्छा आपने बताया, एग्जाम्पल्स के साथ काफी लोगों को समझ में आएगा कि जिनको बोलना भी नहीं आता, मतलब जिनको देखो पढ़ना नहीं आता, बट यू कैन स्पीक, आप सुन के सीख सकते हो। अब इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप जैसे मेरे लिए तो इंग्लिश जैसे थी कि मैं तो सीख गया, मतलब मेरे को रगड़ रगड़ के मैं सीख गया। मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता था, आज भी टूटी फूटी बोलता हूँ। बट मैं ये है कि अगर मैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, यूएस, यूके, कनाडा, तो मैं उनसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूँ। मतलब पता नहीं क्यों अपने से निकल जाती है। तो वो मैंने कैसे सीखा? बोल बोल के सीखा। तो आप सब भी बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैंने मैंने हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा ये किया था कि मैंने साउथ इंडियन फ्रेंड्स बनाए थे, मैं उनसे बात करता था, वो इंग्लिश में ही बोलते थे, तो मजबूरी में मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता था। होना पड़ता था। और यहाँ पर मैं एक और टिप भी देती हूँ लोगों को कि अगर आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कलीग नहीं है, कैसे बोलेंगे? सो जस्ट कॉल टू अ कॉल सेंटर एंड चूज द ऑप्शन टू टॉक इन इंग्लिश।
काफी सही आपने बोला। तो होता क्या है डेफिनेटली। कि कोई और नहीं होगा तो वो आपकी बात तो सुनेंगे ही, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वो आपको बोलेंगे दोबारा बोलने के लिए, और क्योंकि आपने इंग्लिश में चूज किया है तो वो इंग्लिश में ही बोलेंगे। आपको अपनी इंग्लिश सही करनी पड़ेगी बट वो हिंदी नहीं बोलेंगे। सो नहीं, दिस इज अ बिल्कुल। वेरी गुड ऑप्शन इस टू स्पीक। तरीके से भी लोग ट्राई कर सकते हो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी अगर हम जैसे इंग्लिश सीख जाते हैं रिचा, तो हम कैसे इसको मोनेटाइज कर सकते हैं? मतलब हाउ कैन, जैसे हमने वीडियो का टाइटल रखा कि अगर हमको इंग्लिश सीख के 1 लाख रुपए पर महीना कमाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? ओके तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जॉब ढूंढते हैं, लोग जॉब करते हैं, लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं, प्री प्राइमरी प्राइमरी इस तरह से। तो पहला तो ये होता है, या फिर आप किसी क्लासेस में कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती है, एक लिमिट होती है। बट अगर अगर आप बिल्कुल भी बेसिक से इंग्लिश सिखाना शुरू करते हैं बच्चों को, जैसे अभी मेरे साथ कई सारे टीचर्स ऐसे जुड़े हुए हैं या पेरेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो मतलब लाइक टीचर भी हैं, पार्ट टाइम में इंग्लिश अलग से भी सिखाते हैं, अपने घर पे बच्चों को बुलाते हैं, या फिर उन्होंने अपनी क्लासेस कहीं पर खोल रखी है। वहां पर बच्चों को आजकल फोनिक्स सिखाया जाता है। फोनिक्स, फोनिक्स क्या होता है? इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ना, लिखना, और उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सही कैसा होता है। जो स्पेलिंग लर्निंग के लिए मैंने बोला ना कि जो मुझे प्रॉब्लम थी, उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो मैंने क्रैक किया जब जब मैंने फोनिक्स को सही से सीखा। फोनिक्स आजकल इंडिया में ना बहुत जगह पर सिखाई जाती है, लेकिन वो लोग सब इंग्लिश में सिखाते हैं फोनिक्स को। लाइक टीचर्स को भी ट्रेनिंग इंग्लिश में ही दी जाती है, बट मैं जो फोनिक्स सिखाती हूँ वो हिंदी में सिखाती हूँ, हिंदी के साथ रिलेट करके सिखाती हूँ। जिससे सबसे पहली बात क्या होता है कि जो टीचर्स हिंदी बेस के टीचर्स हैं या फिर हिंदी बेस के पेरेंट्स हैं, वो उसको इजीली सीख पाते हैं और अपने बच्चों पे या फिर दूसरे बच्चों पे इजीली अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर पर से ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन जूम पे कनेक्टेड है, तो कोरोना के बीच में मोस्ट ऑफ द लोगों की आदत हो चुकी है कि अब हम पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं इजीली। तो आप 1-to-1 पढ़ा करके अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए पेरेंट्स काफी खर्च कर रहे होते हैं। जब उनको सही कोई अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने वाला मिलता है तो पेरेंट्स अच्छे खासा आपको अमाउंट भी पे करते हैं। 1-1 घंटे के या फिर 40 मिनट्स के आपको 8 से 10 हजार आराम से मिल जाते हैं। 3 डेज की क्लासेस हो या 5 डेज की क्लासेस हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी कितनी क्वालिटी है। और उसके साथ अगर आप ग्रुप क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन पे तो भी आप अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। लाइक आप 1500 या फिर 2000 पर स्टूडेंट चार्ज करें, 5 से 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप आप रख सकते हैं। बच्चों की ही बात कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको बड़े लोगों को पढ़ाना है। बच्चों को आपको क्या पढ़ाना होता है, आप सीखते जाइए और सिखाते जाइए। उसका पूरा ट्रेनिंग कोर्स है मेरे पास कि किस तरह से सिखाना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इस इंग्लिश को सिखाने का एक तरीका होता है जिससे इजीली चीजें माइंड में एंटर हो जाती है, और उसके साथ साथ में क्या होता है कि आप क्वालिटी दे पाते हो, वो क्वालिटी जो कोई और नहीं दे सकता है। जब आप वो क्वालिटी बिल्कुल। देने लगते हो तो आपकी क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है वहां पर। एंड देन वट एवर यू विल डिमांड फॉर योर क्वालिटी एट दैट टाइम, पीपल विल पे यू। तो होता है क्या है कि आप घर पे आप ट्यूशन भी ले सकते हैं, बच्चों को बुलाएंगे, 5 बच्चे 10 बच्चे एक साथ में ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। उसके साथ में हैंड राइटिंग सिखाने का भी फॉर्मूला मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से इंग्लिश के जो डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, लाइक कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, ये सारे फॉन्ट्स आप सिखा सकते हैं। तो उसकी मेरी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, अभी अमेजोन पे अवेलेबल है कि किस तरह से प्रॉपरली इंग्लिश की हैंड राइटिंग सिखाई जाए। तो वो सिर्फ बुक लेकर के भी आप अगर 10 बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाएंगे ना, तो भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके साथ में मेरे वीडियो कोर्सेज तो हैं ही। तो बिल्कुल। ऑलरेडी एक बार में 25-30 बच्चों को लेकर के टीचर्स पढ़ा रहे हैं और लाखों में अर्न कर भी रहे हैं मेरा कोर्स लेकर के, और सीखते हैं और उसके बाद बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड रियली दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। और मैं यही बोलूंगी कि सिर्फ हमें अर्निंग पे फोकस नहीं करना। अर्निंग कब होगी, जब आप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो लर्न इंग्लिश तो प्रॉपर्ली। और यस यस रिचा, तो अभी जैसे हम अगर सीख लेते हैं इंग्लिश या फिर हमको कुछ चीज आ जाती है, स्किल आ जाती है, तो हम अपने आप को मार्केट कैसे करें? मतलब ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, सो दैट हमारे जो प्रोग्राम्स है, कोर्सेज है, या फिर हमें अर्निंग हो, तो मार्केट कैसे करा जाए? अच्छा, मार्केट की बात है तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश ना अब सबसे पहले लोगों के माइंड में क्या होता है कि हम पूरी इंग्लिश सीख लेंगे तभी हम सिखा सकते हैं, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
जो स्टेप्स है, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने नर्सरी पढ़ाया, मैंने नर्सरी सीख गई, मैंने जूनियर पढ़ाया, मैं जूनियर सीख गई, जूनियर में क्या क्या चीज होती है। तो वैसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप पहले तो आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पूरा एक साथ में सीख जाऊं फिर पढ़ाऊं मैं, तब नहीं तो फिर सालों लग जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और वो पढ़ाते जाना है। फिर आपको क्या है कि एक आपका टारगेट मार्केट होता है सबका, जैसे मेरा है प्राइमरी एजुकेशन पे मैं काम कर रही हूँ। आप भी इस तरह से प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हैंड राइटिंग सिखाना है तो वो सिखा सकते हैं। तो सिंपली आजकल लोग व्हाट्सएप पर कनेक्टेड होते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप अपना स्टेटस डाल करके आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ मैं ये क्लासेस स्टार्ट किया है मैंने, या फिर मैंने कर रही हूँ या फिर करने वाली हूँ, जो भी आपका प्रोग्राम है। एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लोग डालते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब का चैनल आप स्टार्ट करके भी लोगों को बता सकते हैं। यूट्यूब पे थोड़ी रीच कम स्टार्टिंग में मिलती है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर से आपको इजीली कनेक्शन मिल जाने लगते हैं। तो एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, पहले अपने आप को स्टार्ट करना है, ट्राई करना है, हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको क्या होता है कि मार्केट करने की पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। जितने बच्चे आपके पास हैं उनको आप पहले अच्छी तरह से पढ़ा करके जैसे ही रिजल्ट देते हो, अपने आप आपके पास बच्चे आने लग जाते हैं। क्योंकि वो बच्चे पेरेंट के पास हैं, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी टीचर्स देखते हैं, टीचर्स आपको रिफर करते हैं कि अच्छा ये बच्चा इस ऐसा था, अब इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया है, ये टीचर इसको पढ़ा रही है, तो आप लोग भी वहां पर जाइए। ठीक है। दूसरी बात, पेरेंट्स भी रिफर करते हैं। उसके अलावा आप भी जब लोगों से मिलते हैं आप उनको भी बोल सकते हैं। और दूसरा कि एक प्रिंट मीडिया होता है, जैसे पैम्पलेट वगैरह आप बनवा करके वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, बोर्ड्स लगा सकते हैं, कि अपने एरिया में छोटे छोटे बोर्ड्स भी लगा देते हैं, तो आराम से आपको बच्चे मिल जाते हैं। बस आपको एक ही चीज करनी है, मैं सबको यही बोलूंगी कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी अच्छी जानकारी आपने दी रिचा। मतलब काफी लोगों को इससे वैल्यू मिलेगी और काफी लोग इसको ट्राई करेंगे और मतलब कुछ एटलीस्ट इंग्लिश में कुछ सीख के और काफी अच्छी इनकम भी कर पाएंगे। तो रिचा, आखिरी मैसेज क्या रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए? आप क्या देना चाहोगे जो लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? अच्छा, यहाँ पर मैं ना सबसे पहले दो ग्रुप के लिए बात करूंगी। सबसे पहला जो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर जिनके लिए होता है, उन लोगों के लिए जो लेडीज होती है, हाउस वाइफ्स होती है, या फिर ऐसी वर्किंग वुमेन होती हैं जो चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा पार्ट टाइम से अर्न करें जिससे मुझे घर छोड़ के बाहर जाना भी ना पड़े, और मैं घर पे बैठ करके कुछ पार्ट टाइम में 2-3-4 घंटे में ही ऐसा कुछ अर्न करूं जिससे मेरा घर भी संभल जाए और मेरी इनकम भी अच्छी हो। और जो पढ़ाई उन लोगों ने की होती है, जैसे नॉर्मली आजकल लेडीज काफी पढ़ी लिखी होती है बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बाहर नहीं जा पाती है, तो उनके लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि यू कैन स्टार्ट दिस। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या टीचिंग का जॉब करना है, क्या ट्यूशन पढ़ाना है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मेरे मन में भी था कभी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये जो काम है, ये एक तो इतना अच्छा, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बच्चों के साथ आप जब रहते हो तो आपको काफी मजा भी आता है, और उसके साथ में आपको अच्छे खासे अर्निंग मिलती है, अच्छे खासे रिस्पेक्ट मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं लेडीज को बोलना चाहूंगी कि छोटे छोटे स्किल्स सीख करके आप घर पर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। दूसरे, मेरे साथ ना काफी सारे अभी जैसे ऑफलाइन में मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में वो मेरे पास में टीचिंग के लिए आते हैं, तो वो 3-4 घंटे पढ़ा करके वो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। कई टीचर्स ऐसे भी हैं जो सीख करके बच्चों के घर पे जाकर के भी पढ़ाते हैं, तो उनको भी अच्छा खासा आजकल 1-1 घंटे का 6-7 हजार 8 हजार इस तरह से आराम से लोग दे देते हैं। तो आप 2 घंटे भी पढ़ा लो तो आपकी पॉकेट मनी तो कहीं नहीं गई, आराम से निकल जाएगी। वीक में 3 डेज है, 5 डेज है, इस तरह से पढ़ाते हैं और उनको मिल जाता है। लेकिन पढ़ाने से अगेन मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे। ये आपको तभी रिजल्ट देगा जब आप क्वालिटी एजुकेशन दोगे एक प्रॉपर मेथड से। और तीसरा एक और है, जो अगर जैसे कि 2 मैंने बोला, एक तो यूथ है 18+ जो अभी कॉलेज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ अर्न करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर और भी कोई पर्सन है जो पार्ट टाइम में रियली में टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो इवन इंडिया के इवन के
आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा करके अर्न कर सकते हैं। और यही चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे कैसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से, जिनके मम्मी पापा वहां गए हुए हैं और बच्चे को इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है, वो या फिर इंग्लिश मीडियम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको हमें पढ़ाना होता है। एंड आपको इजीली वो क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं व्हेन यू विल स्टार्ट द जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छा आपने बताया और आपका मैसेज भी काफी सही है। बाकी मैं आप ये एडिशन करना चाहूंगा कि जो लोग अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप सब अर्बन प्रो भी ट्राई कर सकते हो। पहले सीख लो, जो जैसे रिचा ने बताया, तो आप सीख लो पहले उस चीज को, फिर उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अर्बन प्रो भी एक है। हाँ, अर्बन प्रो ऐसे। स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं बट मैं यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आप सब भी उसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पहली बात तो थैंक यू रिचा, आपका इतना टाइम देने के लिए। बाकी रिचा का भी चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आपका चैनल और जो स्टॉक वाले वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप सब जाके उसको भी देख लेना एक बार। और अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं सोशल मीडिया हैंडल रिचा का भी दे दूंगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद हर। और आपको जो भी क्वेरी है, सीखना है, जैसे जो भी आपकी इच्छा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सब पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, वीडियो कैसी लगी, अपने फीडबैक देना चाहते हो, नीचे कमेंट में बिंदास आप अपने फीडबैक दे सकते हो। और हमारी जो पॉडकास्ट विद अमित, मतलब जो हमारी इंटरव्यू सीरीज है, इसमें और सारी वीडियोज है, मतलब 100+ वीडियोज हैं। 100 ऐसे लोगों के साथ अपने वीडियोज किए हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये भी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं तो काफी एक्टिव रहता हूँ। बाकी रिचा से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।